दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था कि किस प्रकार एक सोशल मीडिया बैन का आंदोलन कितना व्यापक रूप से चला और किस तरीके से नेपाल में सरकार का तहस नहस हो गया। नेपाल के जो युवा जेनजेड हैं, जिनको जेनजेड के नाम से जाना जा रहा है, उन्होंने किस तरीके से इस आंदोलन को चलाया और सिर्फ 36 घंटे में जो सरकार है उसको गिरा फेंका। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या सोशल मीडिया ही एक कारण था जिसके कारण इतना बड़ा आंदोलन हुआ, या इसके पीछे और कुछ साजिश रची जा रही थी। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से पिछले कुछ समय से जो भ्रष्टाचार है या फिर बड़े नेता हैं जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए ही बहुत कुछ किया, और यानी कि भ्रष्टाचार वहाँ पे बहुत जड़ से समा चुका था, तो ये भी एक कारण था। लेकिन इसके पीछे हम एक चीज़ और देखते हैं कि क्या चीन और अमेरिका का भी इसमें कोई हस्तक्षेप था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु जोशी, लाया हूँ आपके लिए नया वीडियो। तो दोस्तों नेपाल एक छोटा देश है लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश है। हाल ही में जो हुआ उसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोशल मीडिया पर अचानक लगी पाबंदी और उसके बाद भड़का युवाओं का आंदोलन, सड़क पर अराजकता, संसद भवन में आग और आखिरकार प्रधानमंत्री का इस्तीफा। लेकिन सवाल यह है कि दोस्तों, क्या यह सब सिर्फ सोशल मीडिया की आज़ादी की लड़ाई है या इसके पीछे छिपा है चीन और अमेरिका का बड़ा खेल। तो दोबारा से दोस्तों खबर की तरफ आते हैं। नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट और डिस्कॉर्ड तथा अन्य ऐप थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि टिकटॉक और कुछ अन्य ऐप जैसे वाइबर, वीचैट, जो भी चाइना की ऐप थी, उनको बैन से बाहर रखा गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन कंपनियों ने नेपाल सरकार के नए कानूनों के तहत रजिस्ट्रेशन कराया था, लोकल ऑफिस खोला था और शिकायत निवारण की व्यवस्था बनाई गई थी। ये नेपाल सरकार का कहना है। दोस्तों जेन जेड जो कि युवा पीढ़ी है, उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं था, यह उनकी आवाज़ थी, यह उनका बिजनेस था, यह उनका नेटवर्क और पहचान थी। बैन लगते ही लाखों युवा अचानक डिजिटल अंधेरे में धकेल दिए गए। वो ना तो अपनी पढ़ाई, ना काम, ना क्रिएटिविटी आगे बढ़ा पा रहे थे। यही कारण था कि गुस्सा भड़क गया और देखते ही देखते पूरे देश में आंदोलन फैल गया। काठमांडू की सड़कों पर एक ही नारा सुनाई दे रहा था, हमें हमारी डिजिटल आज़ादी चाहिए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक टकराव, सरकारी इमारतों पर हमला किया गया, संसद भवन तक में आग लगा दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हिंसा में कम से कम 19 से 22 लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार को यह बैन वापस लेना पड़ा। यहाँ असली सवाल यह है कि यह आंदोलन सिर्फ टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब तक ही सीमित था, या इसके पीछे और कोई गहरे कारण थे। युवाओं का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बंद होने पर नहीं था। नेपाल में लंबे समय से बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने आम जनता का भरोसा तोड़ दिया था। जेनजेड ने इसे अपने अधिकारों पर हमला मानते हुए विद्रोह का रूप दे दिया। लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम में चीन और अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेपाल चीन के लिए एक अहम पड़ोसी है। चीन ने नेपाल में अरबों डॉलर के बीआरआई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे रेलवे लाइनें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स। चीन चाहता है कि नेपाल उसके डिजिटल सिल्क रोड का हिस्सा बने। सबसे अहम, टिकटॉक को बचाकर चीन ने साफ संदेश दिया कि वो नेपाल में अपनी डिजिटल पकड़ बनाए रखना चाहता है। यानी कि चीन चाहता है कि नेपाल चीनी इंटरनेट मॉडल अपनाए जहां सरकार सोशल मीडिया पर कड़ा नियंत्रण रख सके। दूसरी तरफ अमेरिका भी नेपाल में सक्रिय है। अमेरिका ने एमसीसी, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत नेपाल में $500 मिलियन का निवेश किया। अमेरिका चाहता है कि नेपाल ओपन इंटरनेट मॉडल अपनाए, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी अमेरिकी कंपनियां अपना दबदबा बना रही हैं। अमेरिकी मीडिया ने इस बैन को तुरंत लोकतंत्र पर हमला बताया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया। नेपाल आज एक डिजिटल रणभूमि बन चुका है, जहां चीन और अमेरिका दोनों अपनी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल दोनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता में फंसा हुआ है। नेपाल के युवा इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बन गए, क्योंकि उनकी आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया से बैन हट चुका है, लेकिन सवाल अब भी है, क्या नेपाल सरकार फिर से ऐसे कदम उठाएगी? क्या युवा पीढ़ी इस बार अपनी ताकत से लोकतांत्रिक बदलाव ला पाएगी
और सबसे अहम, क्या नेपाल अपनी राह खुद तय करेगा या फिर चीन और अमेरिका की इस डिजिटल जंग में मैदान बनकर रह जाएगा? नेपाल का ये विद्रोह सिर्फ एक संदेश की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस नई पीढ़ी की जो इंटरनेट को अपनी आज़ादी का हिस्सा मानती है। और ये कहानी है उन महाशक्तियों की जो छोटे छोटे देशों में भी अपना वर्चस्व जमाने के लिए हर चाल चलती है। अब फैसला नेपाल के हाथ में है, क्या वह अपनी डिजिटल मोहब्बत बचा पाएगा या फिर महाशक्तियों की शतरंज पर एक मोहरा बनकर रह जाएगा? तो दोस्तों, जाते जाते आपसे एक सवाल, क्या नेपाल में जो सोशल मीडिया बैन किया गया था, क्या वह उचित है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।